नोट: 1920 के दशक में भारतीय लक्ष्य एवं सामाजिक आधार दोनों का विस्तार हुआ। पहले स्वतंत्रता का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता लगाया जाता था, परंतु अब उसका अर्थ आर्थिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता भी हो गया। दूसरे शब्दों में, पहले ऐसा माना जाता रहा था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मध्य संघर्ष ब्रिटिश औपनिवेशिक हित एवं भारतीयों के राष्ट्रीय हित के बीच है, जबकि ब्रिटिश के विरुद्ध सभी भारतीयों के हित एक है। परंतु 1920 के दशक तक आकर इस धारणा को चुनौती मिलने लगी और यह कहा जाने लगा कि ब्रिटिश के विरुद्ध सभी भारतीयों के हित एक है, परंतु आपस में भी इनके हित टकरा रहे हैं। इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन में संघर्ष दो है, बाह्य संघर्ष ब्रिटिश एवं भारतीयों के बीच है, तो आंतरिक संघर्ष स्वयं भारतीयों के विभिन्न वर्गों के बीच ही चल रहा है, यथा पूंजीपति एवं श्रमिक, जमींदार एवं किसान के बीच। वहीं दूसरी तरफ पुरुष एवं महिला तथा उच्च जाति एवं दलित समूह के बीच। यहीं से आर्थिक स्वतंत्रता एवं सामाजिक स्वतंत्रता का विचार उभर कर आया, अर्थात ब्रिटिश से संघर्ष कर हम भले ही राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल कर ले, परंतु हमें आर्थिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता तभी हासिल होगी जब हम अपने समाज के अंदर उभरने वाले आर्थिक और सामाजिक विभाजन को समाप्त करेंगे। ये वही समय था जब कई प्रकार की नवीन विचारधारा उभरने लगी और उनके द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता की मांग की जाने लगी। व्याख्या: आपका पैराग्राफ बहुत अच्छा और गंभीर विचार वाला है। आइए इसे सरल भाषा और उदाहरण के साथ समझते हैं। पहले क्या सोच थी? स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ यही माना जाता था कि अंग्रेजों से राजनीतिक आजादी चाहिए, मतलब हम अपनी सरकार खुद चलाएं, वोट देने का अधिकार मिले और अंग्रेजी हुकूमत खत्म हो। लेकिन 1920 के बाद क्या बदला? अब लोगों ने सोचना शुरू किया कि सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी काफ़ी नहीं है, हमें आर्थिक आज़ादी, धन संपत्ति में बराबरी और सामाजिक आज़ादी, जाति, लिंग, वर्ग के भेदभाव से मुक्ति भी चाहिए। नई सोच क्यों आई? पहले लोग सोचते थे कि हम सब भारतीय एक हैं और अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हैं, लेकिन धीरे धीरे ये दिखने लगा कि भारतीयों के बीच भी आपस में लड़ाई है। उदाहरण से समझिए, किसान और जमींदार दोनों भारतीय हैं, लेकिन जमींदार किसानों का शोषण कर रहे हैं, तो आज़ादी के बाद भी अगर यही हाल रहा तो किसानों को क्या फायदा? श्रमिक और पूंजीपति एक तरफ मजदूर हैं, दूसरी तरफ बड़े उद्योगपति। मजदूर कम मजदूरी पर काम कर रहे हैं और पूंजीपति अमीर होते जा रहे हैं। मतलब अंग्रेज हट जाएं, तब भी आर्थिक अन्याय रहेगा। उच्च जाति और दलित, पुरुष और महिला, समाज में जात पात और स्त्री पुरुष भेदभाव अब भी है। तो आज़ादी के बाद भी अगर कोई लड़की स्कूल नहीं जा पाएगी या दलित मंदिर में नहीं जा सकेगा, तो ये कैसी आज़ादी? इसलिए नया विचार क्या आया? अब कहा जाने लगा कि लड़ाई दो है, बाहरी लड़ाई अंग्रेजों से आज़ादी की, अंदरूनी लड़ाई भारतीय समाज के अंदर अन्याय, असमानता और भेदभाव के खिलाफ। नतीजा क्या हुआ? इस समय से कई नई विचारधाराएं आईं, जैसे समाजवाद, दलित आंदोलन, महिला अधिकार, जो सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बल्कि भारतीय समाज के भीतर सुधार की बात करने लगे। सरल निष्कर्ष: अब स्वतंत्रता का अर्थ सिर्फ अंग्रेजों को हटाना नहीं, बल्कि हर भारतीय को समान अधिकार और सम्मान दिलाना भी हो गया। यही आधुनिक राष्ट्रवाद का अगला स्तर था, जहां आज़ादी का मतलब राजनीतिक जोड़, आर्थिक जोड़, सामाजिक सभी आज़ादी है। समाजवाद यह एक ऐसी विचारधारा थी जो आर्थिक पुनर्वितरण की मांग कर रही थी और यह कार्य प्रजातांत्रिक पद्धति से पूरा करना चाहती थी। साम्यवाद यह मार्क्सवादी पद्धति पर बल देता तथा हिंसक क्रांति के माध्यम से परिवर्तन की बात करता। इसे संगठित करने में कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका रही थी। गांधीवाद ने वर्ग समन्वय अथवा शांतिपूर्ण तरीकों से आर्थिक पुनर्वितरण पर बल दिया। साथ ही उन्होंने छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई पर प्रहार किया। महिला मुक्ति संबंधी विचार, गांधी जी ने भी महिला उत्थान पर बल दिया था। इसके अतिरिक्त श्रीमती एनी बेसेंट एवं डॉक्टर सरोजनी नायडू जैसी महिला नेताओं ने महिलाओं के मताधिकार से लेकर उनके अन्य अधिकारों को उठाया। दलित वर्ग उत्थान संबंधी विचार, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एवं पेरियार नायकर जैसे निम्न जाति के नेताओं ने दलित वर्ग उत्थान पर विशेष बल दिया तथा दलित वर्ग के मूलभूत अधिकारों की मांग उठाई। उपर्युक्त वैचारिक परिवर्तन एवं राष्ट्रीय आंदोलन के लक्ष्य में होने वाले परिवर्तनों ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार के विस्तार को संभव बनाया। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप किसान, श्रमिक, महिलाएं, दलित समूह के लोग सभी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से जुड़ सके। व्याख्या: भारत में आज़ादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थी, बल्कि यह समाज के अंदर फैली गरीबी, जात पात, भेदभाव और अन्याय को भी खत्म करने की लड़ाई बन गई थी। इसलिए आज़ादी के आंदोलन में कई विचारधाराएं एक साथ आईं,
जिनका उद्देश्य सबको बराबरी और न्याय दिलाना था। एक समाजवाद क्या कहता था? यह विचार कहता था कि अमीर और गरीब के बीच की दूरी कम होनी चाहिए। हर किसी को भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा जैसे अधिकार मिले। ये बदलाव शांति और लोकतंत्र के रास्ते से होना चाहिए। उदाहरण, अगर एक आदमी के पास 100 बीघा जमीन है और दूसरा गरीब है, तो जरूरत है कि कुछ जमीन गरीब को मिले ताकि सभी को जीने का समान मौका मिले। 2 साम्यवाद कम्युनिज्म क्या कहता था? यह विचार कार्ल मार्क्स से लिया गया था। ये कहता था कि गरीब और मजदूर लोग हिंसक क्रांति करके सरकार को बदले और संपत्ति सबके बीच बराबर बांट दी जाए। इसे लागू करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी काम करती थी। उदाहरण, रूस में मजदूरों ने राजा को हटाकर कम्युनिस्ट सरकार बनाई थी। भारत में कुछ युवा इस सोच से भी प्रभावित थे। 3 गांधीवाद क्या कहता था? गांधी जी ने कहा कि हिंसा से नहीं, बल्कि अहिंसा और बातचीत से समाज बदलेगा। वे चाहते थे कि अमीर गरीब, ऊंच नीच मिलकर समाज को अच्छा बनाएं। उन्होंने छुआछूत और जात पात जैसी बुराइयों पर भी हमला किया। उदाहरण, गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ बनाकर दलितों के लिए स्कूल और मंदिर खोलवाए। 4 महिलाओं की मुक्ति की सोच। गांधी जी ने महिलाओं को आंदोलन में जोड़कर उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया। एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू जैसी महिलाओं ने महिलाओं को वोट देने, पढ़ने और नौकरी करने के अधिकार की मांग की। उदाहरण, महिलाओं ने चरखा चलाया, आंदोलन में जेल गईं और भाषण भी दिए। 5 दलित आंदोलन की सोच। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और पेरियार नायकर ने कहा कि दलितों को शिक्षा, नौकरी और सम्मान चाहिए। उन्होंने जात पात और मनुस्मृति जैसी बातों का विरोध किया। उदाहरण, अम्बेडकर जी ने दलितों के लिए मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया और बाद में संविधान में दलितों को आरक्षण दिलाया। नतीजा क्या हुआ? इन सभी विचारों ने मिलकर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में एक नया रंग भर दिया। अब यह आंदोलन सिर्फ पढ़े लिखे या अमीर लोगों का नहीं रहा, बल्कि इसमें किसान, मजदूर, महिलाएं और दलित सभी शामिल हो गए। इसलिए आजादी का आंदोलन सच्चे अर्थों में जन आंदोलन बन गया। प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भगत सिंह के योगदान पर टिप्पणी कीजिए। भगत सिंह महज एक क्रांतिकारी ही नहीं था, बल्कि एक बुद्धिजीवी एवं विचारक भी था। अतः भगत सिंह ने निम्नलिखित रूप में अपना योगदान दिया। 1 भगत सिंह ने क्रांतिकारी संगठन को समाजवादी विचारधारा की दिशा में मोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बताया जाता है कि भगत सिंह के अध्यक्षता में HRA का नाम बदलकर HSRA किया गया था। 2 भगत सिंह के समक्ष राष्ट्र निर्माण का एक वैकल्पिक दृष्टिकोण था। ये दृष्टिकोण समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्षता पर आधारित था। उदाहरण के लिए, वह एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहता था जिसमें केवल जमींदारों और पूंजीपतियों की भूमिका नहीं हो, बल्कि किसानों एवं श्रमिकों की भूमिका हो। उसी प्रकार उसने अपने एक निबंध, मैं नास्तिक क्यों हूँ, में ये स्पष्ट किया कि धर्म शोषण का एक हथियार है और इसका उपयोग करके सत्ताधारी वर्ग अन्य समूहों का शोषण करता है। यही वजह है कि उसने धर्मनिरपेक्षता का समर्थन किया। यद्यपि 23 वर्ष की अल्पावस्था में मृत्यु के कारण भगत सिंह को अपने विचारों के क्रियान्वयन का अवसर नहीं मिला। व्याख्या, भगत सिंह का योगदान केवल एक क्रांतिकारी की तरह नहीं था, बल्कि वह एक बुद्धिमान विचारक और युवाओं के मार्गदर्शक भी थे। उन्होंने भारत के आजादी के आंदोलन को नई दिशा देने का काम किया। आइए इसे आसान भाषा में और उदाहरण के साथ समझते हैं। 1 क्रांतिकारी संगठन में नया विचार लाया। भगत सिंह ने पहले जो संगठन था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसका नाम बदलकर HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। इसका मतलब यह था कि वह सिर्फ आज़ादी नहीं, बल्कि आज़ादी के बाद समानता और समाजवाद लाना चाहते थे। वे चाहते थे कि सिर्फ अमीर लोग, जमींदार, पूंजीपति नहीं, बल्कि किसान और मजदूर भी देश चलाएं। उदाहरण, भगत सिंह का सपना था कि आज़ादी के बाद भारत ऐसा हो जहां कोई भूखा न सोए, हर किसी को पढ़ाई और काम करने का हक मिले। 2 नए भारत का सपना देखा, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। भगत सिंह धर्म के आधार पर राजनीति के खिलाफ थे। उन्होंने अपने प्रसिद्ध लेख, मैं नास्तिक क्यों, में लिखा कि धर्म का इस्तेमाल अक्सर लोगों को डराकर और बांटकर शोषण करने के लिए किया जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनना चाहिए, यानी जहां सब धर्म बराबर हों और किसी एक धर्म को सरकार का आधार न बनाया जाए। उदाहरण, वे नहीं चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम या अमीर गरीब में भेदभाव हो। उन्होंने कहा कि सभी को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। 3 कम उम्र में ही बड़े विचार। भगत सिंह को केवल 23 साल की उम्र में फांसी दे दी गई, इसलिए उन्हें अपने विचारों को पूरी तरह लागू करने का मौका नहीं मिला।
लेकिन उनके विचार आज भी युवाओं को साहस, समानता और देशभक्ति की प्रेरणा देते हैं। निष्कर्ष, भगत सिंह सिर्फ एक बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नहीं थे, वे एक सोचने वाले विचारक थे, जिन्होंने आजाद भारत को समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता पर आधारित बनाने का सपना देखा।